अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है कि हम बनाते क्यों हैं और किस किस तरह से ये बनता है, उसके ऊपर किस तरह से वर्कआउट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है वैसे, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को कि ये जो हमारे पास एनालिसिस है इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनी और टू ईयर्स, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी दो कंपनियों का डेटा लेते हैं, उन डेटा को लेकर उनका मुआवजा करते हैं, या फिर कोई एक कंपनी के 2 सालों का मवाजना करते हैं। ठीक है, 2 सालों से मुराद ये कि जैसे अब हमने 2018 और 2019 को ले लिया, अब इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाएंगे, देखेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे कि उस साल के अंदर हमारी क्या पॉलिसीज़ थी, हमने क्या गलतियां की, और 2019 के अंदर हमारी क्या पॉलिसीज़ थी, हमने हमारी क्या गलतियां थी, उनको देखते हुए अब 2020 के अंदर जो है हम उन गलतियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और टू कंपनीज़ का डेटा जो है इसकी बात, यानी कि कोई वो सेम कंपनीज़ होनी चाहिए। सेम कंपनी से मुराद यानी कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किसी चीज़ की, तो दूसरी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 2 एनालिसिस जो है वो वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस से मुराद ये है कि जिसके अंदर रिव्यू आ ईयर और आ कंपनी डेटा, जिसके अंदर हम 1 साल का कंपनी का डेटा लें और किसी एक कंपनी का 1 साल हो या 1 साल का डेटा हो। ठीक है, तो अब कोई वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कुछ भी हो, वो कंपनी अपने लिए ही कर सकती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो उसका 1 साल का हमने डेटा ले लिया, अब उसको किसी दूसरे साल या किसी दूसरे कंपनी से जो है उसका मवाजना नहीं करेंगे, सिर्फ 1 साल का डेटा उठाएंगे, उसको ही जो है हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे उसके डेटा का। ठीक है, तो एनालिसिस करने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट इज इक्वल्स टू करंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। क्या हमारे पास जो है वो जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इनको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास करंट एसेट कितने मौजूद हैं। वर्किंग कैपिटल हमें क्या बताता है, यानी कि करंट एसेट का, हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं इनको पे ऑफ करने के लिए जो हमारे पास करंट एसेट हैं, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ मिसाल ले लें कि 1.5 लाख के एसेट हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 50,000 रुपये। ठीक है, तो हम जो हमारे पास 1.5 लाख के करंट एसेट थे उनको पे ऑफ करने के लिए 50,000 लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया, तो अब हमारे पास जो 1 लाख करंट एसेट बच गए, ये हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल है, इजाफी कैपिटल है हमारा। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया हमने 50,000 और हमारा करंट एसेट था 1.5 लाख रुपये, तो हमने उस लाइबिलिटी को जो कि 50,000 है, पे ऑफ करने के लिए अपने जो करंट एसेट थे उन्हें इस्तेमाल किया। उसके बाद भी हमारे पास 1 लाख रुपया बच गया, जिससे जो है हम अपना फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 फार्मूला है यहाँ पर करंट रेशो। करंट रेशो क्या बताता है हमें, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। हमारे पास जो करंट एसेट है हमने यहाँ पर कितने लिए थे, 1.5 लाख, और करंट लाइबिलिटीज़ फ़र्ज कर लो हमारे पास फिर से 50,000 हैं। ठीक है, अब इनको हमने डिवाइड किया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास आ गई 3/1, यानी कि हमारी रेशो क्या बन गई, 3:1, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ 1% है और हमारे पास करंट एसेट जो हैं वो दोगुने उससे ज़्यादा, यानी कि अगर लाइबिलिटीज़ का रेशो 1 है तो हमारे पास इसका जो वो है एसेट का रेशो वो क्या है, 3 है। लाइबिलिटी 1 है और एसेट का रेशो हमारे पास क्या है, 3 है। हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 3 गुना ज़्यादा लाइबिलिटीज़ भी आ जाएं तो हम उसे आराम के साथ जो है उसे पे कर सकते हैं।
इसके बाद क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टैक्स रेशो, ये एक ही बात है। क्विक रेशो का मतलब कि जो आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम कितनी जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं। क्विक एसिड ऐसे एसिड जो कि बहुत ही जल्द जो है वो इजीली कन्वर्ट टू इन कैश होते हैं, यानी कि बहुत जल्द जो है वो हम उन्हें कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी मिसालें कुछ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल। लेकिन नॉट रिसीवेबल ऐसा हो कि जो 1 महीने के अंदर ही हमें उसके पैसे मिल जाएं। ऐसा ना हो कि अब वो ऐसा वादा किया किसी शख्स ने, मैं 2 महीने में दूंगा, 3 महीने में दूंगा पैसे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो नॉन क्विक एसिड के अंदर चला जाएगा। और नॉन क्विक एसिड जो हैं वो हमारे पास होंगे प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और भी उसकी मिसालें हो सकती हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पर है हमारे पास डेब्ट रेशो। डेब्ट रेशो का मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल एसेट है उसके अंदर लाइबिलिटीज़ कितनी है। कि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। एसेट के अंदर क्या है, लाइबिलिटीज़ भी है, ऑनर इक्विटी। अब जो हमारे पास टोटल एसेट है वो लाइबिलिटीज़, जो टोटल एसेट है उसके अंदर हमारी लाइबिलिटीज़ वो है कितनी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं 1 लाख के लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, और एसेट है हमारे पास 2.5 लाख। एसेट कितने हमारे पास, 2.5 लाख, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका रेशो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, तो रेशो आ गया हमारे पास इसका 0.4। अगर रेट के अंदर बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, लेकिन हम रेशो के अंदर बात कर रहे हैं तो हमने सिंपली इसको डिवाइड किया। यानी कि हमारे पास जो 1% एसिड है उसके अंदर 0.4% जो है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़। यानी कि जो टोटल एसिड है वो हमारे 1% क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो हमने लोगों से कर्ज़ा लिया वो कितना है, 0.4। इसको अब यहाँ पर और इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो क्या है कि जो हमारे पास टोटल एसेट है उसके अंदर शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। तो इसकी भी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 1.5 लाख की हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है और 2.5 लाख के सेम एसेट है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास 1.5 लाख शेयर होल्डर इक्विटी है और 2.5 लाख के एसेट हैं, तो अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा हमारे पास 0.6। नीचे डिवाइड की वैल्यू नीचे तो 1 जाता है, यानी कि रेशो क्या बन गया, 1। अब 1% एसिड के अंदर हमारे पास 0.4 जो है वो क्या है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। यानी कि लाइबिलिटीज़ से इतना पैसा आया, और हमारे पास जो शेयर होल्डर इक्विटी है उससे जो ओनर हैं शेयर होल्डर इक्विटी के, उन्होंने हमारे पास 0.6% की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या है, टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। यानी कि हमारे पास जो टोटल एसेट हैं वो इतने क्यों हैं, यानी कि 1% एसेट है उसके अंदर से, यहाँ पर मिसाल ले लें, लाइबिलिटीज़ थी हमारी 1 लाख की और शेयर होल्डर इक्विटी 1.5 लाख। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 लाख और 1,50,000, 0.66 करनी से 1। यानी कि अगर मालिक ने 1 रुपया लगाया, मालिक ने अगर 1 रुपया लगाया तो हमारी लाइबिलिटीज़ से 0.66 जो है वो उस उतनी इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी उतनी लाइबिलिटीज़ से उतने हमारे एसेट इंक्रीज़ हुए। अगर मालिक 1 रुपया लगा रहा है तो लाइबिलिटीज़ से कितने पैसे आ रहे हैं, 0.66।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब कि अगर हमारी जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है उसके अंदर लाइबिलिटीज़ कितने फ़ीसद है, यानी कि अगर हमारी जो शेयर होल्डर इक्विटी 1% है तो मालिक लाइबिलिटीज़ से जो है वो कितने पैसे आ रहे हैं, तो लाइबिलिटीज से तो 0.66% आ रही है, और हमारी शेयर होल्डर इक्विटी है जो मालिक है वो अंदर 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब है कि पैसे हमें कितने दिन बाद तक रिसीव हो जाते हैं, कितने दिनों में हमें पैसे रिसीव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ कलेक्शन निकालेंगे कि हाँ हम कितने दिन बाद पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल यानी कि हमने उधार पर जितना सामान बेचा, कैश सेल की यहाँ बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालने का तरीका कार यह है कि हम क्या करेंगे, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जब, तो हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। अब ये जब आप निकालेंगे तो सवाल के अंदर इसकी अमाउंट दी होगी, तो मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1,50,000 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिया हुआ है, और नेट क्रेडिट सेल है हमारी 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए हमारी नेट क्रेडिट सेल, यानी कि उधार पर हमने 24 लाख का सामान बेचा, और अब एवरेजली हमने अकाउंट रिसीवेबल इतना हमने रिसीव करना होता है, ठीक है। तो हमने इनको डिवाइड किया, हमारे पास 16 आ गया, यानी कि जो 24 लाख है वो हम 16 दफ़ा जो है हमने रिसीव किया। 16 दफ़ा हमने क्या किया, रिसीव किया। अब डेज़ ऑफ कलेक्शन की बात कर लें तो 365 डेज़ पूरे साल के अंदर होते हैं, और कंपनी का एयर जो है वो भी 1 साल का ही जो है कंपनी रिकॉर्ड रखती है, अपने पास जो है एक साल का ही रिकॉर्ड रखती है। टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है, 16, यानी कि हमने पूरे साल में 16 बार जो है वो पैसे कलेक्ट किए, पूरे साल में 16 बार पैसे कलेक्ट किए, तो एवरेजली हमने 23 दिन बाद हमें वो पैसे हमारे मिल गए, जो कि हमने सामान उधार पर बेचा। एवरेजली हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है हमें 30 दिन बाद जो है वो पैसे मिल जाते रहे। एसेट टर्नओवर हमारे पास अब नेक्स्ट है, इसका फार्मूला नेट सेल डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट, तो इसका भी एवरेज वैसे ही निकालेंगे। ऑपरेटिंग एसेट, अब करंट एसेट और नॉन करंट दोनों लेंगे, और एंडिंग जो है वो भी इस तरह ही लेंगे, हमें सवाल के अंदर दिया होगा। दोनों को प्लस करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेट सेल कितनी है, हमने 2 लाख सामान बेचा, और एवरेज टोटल एसेट थे हमारे पास 1.5 लाख रुपए के। 2 लाख की हमने सेल की, 1.5 लाख हमारे पास टोटल एसेट था, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया तो 1.33 आ रहा था, ठीक है, रेशो आ रहा था हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो 1% एसेट थे हमने उन्हें यूटिलाइज़ करके, इस्तेमाल करके, उससे जो है वो ज़्यादा, यानी कि 0.33 जो है उन एसेट से ज़्यादा हमने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया।